नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। ठगों की कथा के क्रम में उस छोटे ठग की कहानी तो कहना ही है, लेकिन नटवर लाल के जीवन पर भी प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं मैं। नए श्रोता नटवर लाल के विषय में जानना चाहते होंगे। आप तो दिवंगत हो गए, सम्मान के साथ इसलिए बोलना चाहिए उस ठग का नाम कि उन्होंने बगैर किसी हिंसा के बात बनाकर जाली हस्ताक्षर करके अनेक ठगी की। इतनी ठगी कि सभी मामलों को मिला जुलाकर उन्हें 108 वर्षों की सजा मिली थी, लेकिन वह टुकड़े टुकड़े में पूरी सजा जेल में काटी थी तो सिर्फ 20 वर्ष बस। अर्थात किसी मामले में 2 साल रहे, 3 साल रहे और वो जेल से निकल लिए आराम से, अपनी ठगी से, चालाकी से, चतुराई से। कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन बेचा, संसद बेचा, क्या क्या नहीं बेचा, लाल किला, ताजमहल सब बेच दिया, खरीदे भी लोग। प्रश्न है कि इतना बड़ा ठग, आखिर इसका जीवन व्रत क्या था? इस ठगी के पेशे में वो आए कब, क्यों और कैसे? तो थोड़ा उल्लेख मैंने पूर्व में भी किया था। इस नटवर लाल के भी अनेक नाम थे, कई नाम थे, लेकिन इनका मूल नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। और उनका जन्म सिवान जिला, बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। जी हाँ, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव था। और अच्छे घर के थे, एक रईस जमींदार थे इनके पिताजी श्रीवास्तव जी। परंतु ये नटवर लाल मिथिलेश पढ़ने में थोड़े अच्छे नहीं थे, परंतु तो फुटबॉल के खेल में और शतरंज खेलने में बड़े तीव्र थे, तेज थे। कहते हैं कि नहीं पढ़ने के कारण मैट्रिक की परीक्षा ये फेल कर गए थे। इनके पिताजी ने इसके लिए इनकी बड़ी भर्त्सना की और कुछ पिटाई भी कर दी होगी। तब के दिनों में पिटाई करना आम बात थी। लेकिन इस पिटाई के बाद मिथिलेश कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में भी वे पढ़ने का उपक्रम किया। एक सेठ ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने पास इनको रखा, बहुत दिन तक वहां रहे। बाद में ये ग्रेजुएशन करने के लिए पैसा मांगा तो सेठ ने दिया नहीं, चिढ़ करके उस सेठ को ही ठग लिया। रुई की गांठ उन्होंने बाहर से बाहर ही बेच दिया था और उसके बाद कलकत्ता से निकल करके गांव आ गए। कोई खोजा नहीं, कोई ढूंढा नहीं। तब दुनिया बहुत बड़ी थी, आज की तरह बिल्कुल साधारण और सामान्य नहीं कि किसका वो मोबाइल का लोकेशन कहाँ है और तुरंत मिल जाए, ऐसी बात नहीं थी। तो ये जब आ गए अपने गांव, तो गांव में किसी पड़ोसी का कुछ एक ड्राफ्ट था जिसे कहा गया था कि जाकर के ये बैंक में जा रहे हो बाजार तो डाल देना। छपरा बाजार रहा होगा या कहीं और रहा होगा। तो डाल तो दिया, लेकिन डालते वक्त में रास्ते में उस ड्राफ्ट को इतना अच्छा से पढ़ा और गौर किया कि सिग्नेचर को कॉपी कर लिया और बड़े ही आराम से उस हस्ताक्षर का 2-3 बार में नकल बिल्कुल शुद्ध कर दिया। जिस अकाउंट में डाला था उस अकाउंट का नंबर इसने नोट कर लिया और फिर पर्ची डाल करके, जैसे वो बैंकों में होता है, हर लोग को चेक नहीं मिलता था। उस जमाने की बात थी, चेक का शर्त क्या था पता नहीं। तो वो जमा और निकासी पर्ची, विड्रॉवल फॉर्म कहते हैं, उसको भर करके जाली सिग्नेचर से ड्राफ्ट जिसमें डाला था जिस अकाउंट में, उस पड़ोसी के अकाउंट से ही अपने जरूरत के पैसे निकालते रहे और इस तरह से कुल 1000 रुपया निकाल कर खर्च कर दिया। 1000 का कोई माने था उसमें। उस वक्त तनख्वाह कितनी मिलती होगी?
1932 की बात होगी। उस वर्ष में 1000 रुपये बहुत होते हैं। यह है 1932 के आसपास की बात होगी, 1930-32 के आसपास की बात होगी। तब तो 10 रुपया बहुत मुहाल था। तो ये कहने का अर्थ है कि जब इनके हाथ खुल गए तो खुल गए, न किसी जेल में टिके, जेल से निकल जाते थे किसी न किसी प्रकार का जमानत लेकर के। जमानत भी नकली, अन्य चीजें भी नकली, किसी को पकड़ के कहीं निकल जाते थे। ये शातिर ठग थे। बहुत परेशान कर रखा था बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अन्य स्थानों की पुलिस को, प्रशासन को। जैसा कि मैंने कहा था पिछले बार कि स्वतः ये 1994 में प्रकट हो गए थे बनारस में। बनारस वाराणसी चौक के थाने के क्षेत्र में एक सिपाही को बोला था कि ये सुनो सुनो और मुझे गिरफ्तार करो। बोले काहे आप गिरफ्तार करें भाई आपको? बोले तुम कर रहो ना, फायदे में ही रहोगे, प्रमोशन हो जाएगा। तो कहानी में कहा था शायद 597वां एपिसोड होगा। और उसके बाद जब 94 में ये अरेस्ट हुए, फिर इनको जेल हो गया। जैसे हुआ जेल, अब सजा तो इनको आजीवन काटनी थी। उस वक्त इनकी उम्र 84 वर्ष था। अब 84 वर्ष का आदमी कितना बूढ़ा हो जाता है। जेल में वो उनका पांव नहीं, घुटने में दोनों घुटना बेकार होने का दिया सबूत के चला नहीं जाता है। तो जेल में भी इनकी सेवा शुश्रूषा खूब होती थी और किसी न किसी प्रकार इसने रिकमेंडेशन करवा करके इनकी जांच एम्स दिल्ली के लिए रेफर किया गया कि वहां इनकी जांच हो और वहां इनका इलाज हो। ऐसा व्यवस्था उन्होंने करवाया और व्यवस्था हो गई। 2 पुलिस वाले इनको लेकर दिल्ली चला दिखाने के लिए ट्रेन से, और ट्रेन से दिखा करके रिटर्न में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर वो व्हील चेयर पर बैठे थे नटवरलाल, और 2 सिपाही थे। एक सिपाही किसी काम से हटा। काम से 2 सिपाही बराबर लगातार थोड़ी रहेंगे। और फिर विश्वसनीय, उसके जेल में 2 साल से रह रहा है, जान रहा है घुटना इसका बेकार है, चला नहीं जा रहा है। इसकी पुष्टि यहाँ एम्स में भी हो गई थी कि इनको क्या क्या चीज करवाना होगा। और इस तरह से तो बीमार सा पड़ा हुआ व्यक्ति व्हील चेयर पर है, तो आराम से एक आदमी धो चला जा सकता है। दूसरे सिपाही को इन्होंने पैसा दिया पानी का बोतल लाने के लिए। शायद उसमें पानी का बोतल की आवश्यकता नहीं भी रही होगी। तो कुछ न कुछ, या बिस्किट हो या कुछ हो, वो उस सामने के स्टॉल से लाना था। प्लेटफॉर्म पर ही स्टॉल बना हुआ है और पैसे दिए। उस सिपाही ने भी सामान्य बात समझा, लेकिन वह सिपाही बहुत चौकस था। वो उसे मालूम था कि उसके साथ नटवरलाल है। स्टॉल पर गया, देखता था पीछे कि व्हील चेयर पर बैठा है या नहीं। हाँ बैठा है। देख रहा है, हाँ बैठा है। उसके बाद वो सामान लिया और पैसा दिया। इतनी ही की तो बात है। इतने देर में देखा गया कि नटवरलाल व्हील चेयर पर नहीं है। घबराया, तो आखिर गया कहां? 2 साल से घुटनों का दर्द से परेशान मरीज कैदी व्हील चेयर से उठ सकता था तो कैसे, और उठा तो गया किधर? वो दौड़ा आया, आसपास देखा, किधर उधर कोई ट्रेन खुल रही थी क्या, चारों ओर देख रहा है, कुछ पता ही नहीं चला, गायब हो गया। ये 1996 की घटना है। 94 में तो वो पकड़े गए थे, 2 साल के बाद 96 की घटना है, 1996। उसके बाद फिर पता नहीं चला, फिर मालूम नहीं हुआ। कहते हैं कि एक बार दरभंगा रेलवे स्टेशन पर किसी बूढ़े सिपाही जो थानेदार होकर के रिटायर किया था, उसने पहचाना था कि ये है नटवरलाल ही है। उसने देखा और नटवरलाल ने ही उसे देखा। वो सोचा कि पास के थाना को खबर करे। वो गया और सिपाही लेकर के आया। तब तक नटवरलाल गायब थे, नहीं मिले। लेकिन बाद में एक मालगाड़ी के
डब्बे में जो गार्ड का डब्बा होता है उसमें जो कपड़े पहने हुए थे नटवरलाल, वे कपड़े मिले और गार्ड का जो ड्रेस होता है फुल वो गायब था। तो ऐसे थे नटवरलाल। और नटवरलाल की मृत्यु के विषय में सूचना है कि शायद 2006 में नहीं 2009 में पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके परिवार के लोगों ने, उनके भाई ने कहा कि वे अब नहीं रहे। और 2009 में उनका अंतिम संस्कार रांची में हुआ, झारखंड में। और उससे तब से उनका खाता बंद है, सारे केस वैस सब अपना खत्म हो गया। लेकिन किसी ने देखा नहीं, उनकी मृत्यु का कोई स्पष्ट और पुख्ता प्रमाण नहीं है। जो कहा गया परिवार की ओर से, उनके रिश्तेदारों की ओर से, वही माना गया। लेकिन वैसे भी 1912 का पैदा हुआ व्यक्ति आज कितना साल हो गया? 112 साल। तो इतना दिनों तक कौन बचता है? तो ये नटवरलाल की कहानी थी। आप नटवरलाल की कहानी सुन लिया, तो आगे में अगली बार मैं सुनाऊंगा उस बच्चे ठग की कहानी, उसी परंपरा में, बिना हिंसा के, बिना किसी ज्यादा हाई तौबा के। बस कहानी है बड़ी मजेदार, अगले बार अवश्य सुनिएगा, क्योंकि वे दोनों ठग जो मामा हैं वे बड़े किचकिचाए हुए हैं, हारे हुए हैं। और वे उस बच्चे से कैसे बदला लेते हैं, बदला लिया कि नहीं लिया, या फिर ठगाया जाकर के उसके पास। ऐसा भी तो हो सकता है कि बार बार हाँ भाई मुझे मार और जाकर के वो ठगा जाए। ये कुछ न कुछ तो हुआ होगा, या फिर बच्चे को पकड़ के लाया होगा। अवश्य देखिएगा मेहता टॉक्स। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए।